जय हिंद दोस्तों। बीएससी वाला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है परमाणु एवं अणु। ठीक है, इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने सबसे पहला चैप्टर पढ़ा था कौन सा, हमारे आसपास के पदार्थ, निपटा दिए बढ़िया से। उसके बाद दूसरा चैप्टर कौन सा था, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, वो भी हम बढ़िया से निपटा दिए। ठीक है, उसमें हम पढ़े थे पदार्थ के बारे में, तत्व यौगिक मिश्रण सब निपटा दिए बढ़िया से, बिल्कुल हेन तेन दुनियादारी खत्म कर दिए सब। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं किस चीज़ के बारे में, परमाणु एवं अणु के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, परमाणु एवं अणु के बारे में। देखो, साइंस के बारे में दो चीज़ें बहुत प्रचलित हैं। साइंस के बारे में दो बातें बहुत प्रचलित हैं। पहली कि साइंस बहुत ज़्यादा कठिन है, दूसरी साइंस बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, अब इन दोनों बातों के पीछे एक बहुत खतरनाक लॉजिक है। और वो लॉजिक क्या है कि भैया देखो, साइंस अगर आपको पढ़ाई जा रही है तो फिर बहुत ज़्यादा कठिन है, लेकिन अगर साइंस आपको समझाई जा रही है तो बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो आज हम साइंस को समझने की कोशिश करेंगे। शांति से बैठ के देखना है वीडियो, ना कोई पेन ना कोई कलम। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप सीधे छोटा सा मैसेज छोड़ो, आपको हम पूरा पीडीएफ सेंड कर देंगे। आराम से बैठ के नोट्स बनाना। ठीक है, तब तक के लिए कोशिश करते हैं समझने की। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझते हैं कि भैया परमाणु होता क्या है। ठीक है, इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पदार्थ के बारे में। तो पदार्थ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा क्या था कि इस दुनिया में उपस्थित जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी पदार्थ हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास में ये एलसीडी लगी हुई है, ये भी एक पदार्थ है। आपके सामने खड़े हुए हम भी एक पदार्थ हैं। हमारे हाथ में ये जो मार्कर है ये भी एक पदार्थ है, ये माइक है ये भी एक पदार्थ है। तो इस दुनिया में उपस्थित जितने भी चीज़ें हैं जो आपको आसपास में दिखाई दे रही हैं वो सब पदार्थ हैं। और उसी चैप्टर में हम लोगों ने एक छोटी सी बात और पढ़ी थी कि भैया यही पदार्थ जो बना होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। यानी पदार्थ जो बना होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और इन्हीं छोटे कणों को हम बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं, परमाणु। बात आई समझ में, नहीं आई? भाई परमाणु के बारे में हमको पढ़ना है। इससे पहले हम क्लास में क्या पढ़ चुके हैं, पदार्थ। पदार्थ को अगर हम अच्छे से पढ़े हैं तो हमने उसमें पढ़ा था क्या कि पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, और इन्हीं कणों को हम परमाणु कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब इस परमाणु की डेफिनेशन एक होती है, एक इसकी परिभाषा होती है। तो हम परिभाषा क्या लिखेंगे भाई, अगर हम किसी पदार्थ को तोड़ते हुए चले जाएं तो उसमें छोटे छोटे कण होंगे, बहुत छोटे छोटे कण, जिनको हम दोबारा भैया तोड़ नहीं पाएंगे। किसी भी चीज़ को आप तोड़ते हुए जाओ, बिल्कुल बिल्कुल बुकनी बुकनी काट दो, उसके बाद जो उसमें एक छोटे से छोटा कण बचेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, परमाणु। इसका मतलब अब उससे ज्यादा छोटा नहीं हो सकता है। तो इसकी परिभाषा में हम क्या लिखेंगे कि भैया ऐसा है, देखो परमाणु हम किसे कहेंगे, समझो, पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण। किसका, पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसे पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब उसे दोबारा तोड़ा नहीं जा सकता, उसी को हम क्या कहेंगे, परमाणु। सिंपल है, पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसे पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता परमाणु कहलाता है। इनमें कौन चीज का दिक्कत है भाई, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परमाणु। ठीक है, अब इसके बारे में जो है नोट्स में भी कुछ लिखा हुआ है, बोल रहे हैं ऐसे कण जिनको दोबारा अलग नहीं किया जा सकता परमाणु कहलाते हैं। भैया यही तो हम भी समझा रहे हैं, कुछ गलत थोड़ी ना बता रहे हैं अपने बच्चों को हम। दूसरी बात क्या है, अब बोल रहा है रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम दो लोगों ने दिए, दो वैज्ञानिक होंगे कोई। जब कोई नियम बनते हैं तो कोई ना कोई वैज्ञानिक ही देगा। साइंस में जितने भी नियम दिए हुए हैं किसी न किसी साइंटिस्ट ने दिए। तो पहला नियम किसका है, लेबोजिए का है, लेबोइजर जिनको बोलते हैं आप लोग, लेबोइजर। और दूसरे कोई वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है, भैया कहाँ गए, उनका नाम है जोसेफ एल प्राउस्ट। एक तो हो गए आपके लेवॉइजे, दूसरे हैं जोसेफ एल प्राउस्ट। इन दो लोगों ने मिलकर भैया कुछ नियम दिए, उन्हीं को हमने बोला रासायनिक संयोजन के नियम। क्लियर है? अब इन दो लोगों ने मिलकर दो नियम दिए। पहला नियम क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहला नियम कौन सा है, द्रव्यमान संरक्षण। संरक्षण का मतलब होता है कि सुरक्षित है कोई चीज। सुरक्षित का मतलब कि ना ही तो उसका
जो है नाश हो सकता है, ना ही तो वो वृद्धि है, एक जगह पे रखी हुई है, बिल्कुल सेफ है, ना उसमें बढ़ोतरी हो रही है ना उसमें कमी हो रही है। ठीक है, तो पहला नियम क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, अब इस नियम में क्या होता है? इस नियम में बोलते हैं भैया द्रव्यमान को ना ही तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही तो उसमें जो है उसका हम विनाश कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इस परिभाषा में क्या लिखा हुआ है? किसी भी रासायनिक परिवर्तन में जब हम कोई अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, दूसरी बात क्या बोल रहे हैं? किसी भी रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान का ना तो निर्माण किया जा सकता है, यानी कि द्रव्यमान बढ़ाया नहीं जा सकता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा कि कोई चीज़ तुमने रासायनिक परिवर्तन से पहले 1 किलो ली थी, अब उसके बाद उसको 2 किलो कर दिया गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर 1 किलो वो रासायनिक अभिक्रिया से पहले थी तो अभिक्रिया के बाद भी भैया वो रासायनिक अभिक्रिया के बाद भी 1 ही किलो होगी, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? किसी भी रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। जितना द्रव्यमान रासायनिक परिवर्तन से पहले था उतना ही रासायनिक परिवर्तन के बाद होगा। क्लियर है? अब दूसरा नियम क्या बोल रहे हैं? स्थिर अनुपात का नियम। अनुपात का मतलब कौन से आइटम या कौन सा तत्व हमको कितने अनुपात में मिलाना है, उसको हम बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको जल बनाना है केमिस्ट्री में तो हम H2O लेते हैं, ये होता है हमारा जल का सूत्र। किसका सूत्र होता है? जल का सूत्र। और हमको ये भी भैया अच्छे से पता है कि हाइड्रोजन का परमाणु, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा आपको, यहाँ लिखते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी 1 होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार भी 1 होता है, और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। क्लियर है? और हाइड्रोजन जल को बनाने के लिए लग कितने रहे हैं? 2। ठीक है, और ऑक्सीजन कितने लग रहे हैं? 1, और इसका भार कितना है? 16। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे 2:16 हो गया, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16, तो इसका अनुपात भैया आएगा कितना? 1:8। ठीक है, इसका अनुपात कितना आ रहा है? नीचे ना लिख के उधर लिख देते हैं, 1:8। ठीक है, क्योंकि ये कितने मिल रहे हैं? 2 हाइड्रोजन मिल रहे हैं और 1 ऑक्सीजन, तो इसका अनुपात आ गया कितना? 1:8। ठीक है, अब ये पानी जो है, ये जल जो है हमारे, चाहे ग्लास में हो, ठीक है, चाहे हमारी बोतल में हो, चाहे हमारे वाटर टैंक में रखा हो, चाहे पूरा समंदर हो, ठीक है, उसका अनुपात जो होगा वो हमेशा 1:8 ही होगा। ठीक है, ये होता है स्थिर अनुपात का नियम। बात आई समझ में? ठीक है, अब है जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। जॉन डाल्टन होंगे कोई वैज्ञानिक होंगे भैया, बड़का वैज्ञानिक होगा तभी तो नाम हम लिख देते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिकों के नाम आते हैं भैया, सर्च किया होगा इन लोगों ने कुछ। इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब जॉन डाल्टन जो थे उन्होंने भी कोई ना कोई नियम दिया होगा तभी तो उनका नाम हो रहा है। आप लोग भी रिसर्च करो, कोई बढ़िया सा कोई नियम बनाओ अच्छे से। जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार इन्होंने पहली बात जो बोली है, पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। ठीक है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थ चाहे तत्व हों, यौगिक हों या मिश्रण हों, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। क्या बोल रहे हैं? जॉन डाल्टन बोल रहे हैं, जॉन डाल्टन नाम का एक वैज्ञानिक होगा कोई, और इन्होंने बोला क्या? देखो, चाहे तत्व हो, चाहे यौगिक हो और चाहे मिश्रण हो, भैया ये भी बना होगा, ये भी बना होगा और ये भी बना होगा। किसमें? सूक्ष्म कणों में। ये जो है ये सब बना होगा किससे? सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होंगे। ये तत्व भी काहे से बना है? सूक्ष्म कण से। यौगिक भी काहे से बना है? सूक्ष्म कण से। मिश्रण भी काहे से बना है? सूक्ष्म कण से। ये बात कौन बोल रहा है? जॉन डाल्टन। क्लियर है? जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने क्या बोला कि भैया चाहे तत्व हो, चाहे यौगिक हो, चाहे मिश्रण हो, सभी सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होंगे। और तत्व, यौगिक और मिश्रण हम आपको इससे पहले के क्लास में बहुत अच्छे से समझा दिए हैं। अगर नहीं समझ में आया है तो पहले इससे पहले वाला क्लास को देख के आओ। ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा और भी बता देते हैं आपको। तत्व क्या होता है? जो अकेला घूम रहा है। ठीक है,
नाइन्थ क्लास का सारा स्टूडेंट लगभग तत्व ही रहता है, लेकिन जैसे ही हाई स्कूल में एंट्री मारेगा वो मेहरा जाएगा, फिर जब मेहरा जाएगा तब यौगिक हो जाएगा फिर। ठीक है, और अगर एक जगह मेहराया है भैया तो अनुपात निश्चित है, तो वो बनेगा यौगिक। लेकिन अगर एक से अधिक जगह मेहरा गया है, बाकी तो समझदार हो ही आप लोग, अगर एक से अधिक जगह मेहरा गया है तब हो जाता है मिश्रण। क्लियर है? तत्व जो अकेला घूम रहा है, यौगिक जो मेहरा गया है, और एक से अधिक जगह मेहरा गया है तब मिश्रण हो गया। ठीक है, और ये सभी बने होंगे काहे से? सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होंगे। हम नहीं बोल रहे हैं, जॉन डाल्टन साहब बोले थे। ठीक है, दूसरी बात क्या है, बोल रहे हैं सभी पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं। भैया एक ही बात घुमा घुमा के दूसरी बार काहे बोल रहे हो? ये तो बता ही दिया आपने, सभी जो है पदार्थ काहे से मिलकर हैं। ये भी तो कोई ना कोई पदार्थ होगा, ये भी पदार्थ होगा, ये भी पदार्थ होगा, बने काहे से हैं? सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? परमाणु। इनको हम बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु। ठीक है, अब इसके बाद तीसरी बात इन्होंने बोली है कि परमाणु के कण इतने छोटे होते हैं कि इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि भैया छोटका सा है कोई, इसका नाम इन्होंने रख दिया है परमाणु, कह के इन्होंने बुलाया है, और उसके बाद इन्होंने ही बोल दिया कि भैया ऐसा है कि अब इसको तोड़ा नहीं जा सकता। ऐसा नहीं कि घींच के इसको बड़ा कर देंगे या तोड़ के 4 टुकड़ा कर देंगे, इसका सिर्फ एक ही टुकड़ा रहेगा, यानी कि ये खुद में जो है एक परमाणु है, अब इससे छोटा इसको नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इस कण को दोबारा विभाजित नहीं किया जा सकता, ये तो हम परिभाषा में ही पढ़ लिए थे, तो कौन चीज नहीं है इसमें। फिर चौथी बात इन्होंने बताई कि रासायनिक अभिक्रिया में ना तो इसका निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश हो सकता है। इसका मतलब क्या है समझो, बोल रहे हैं अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हमने करवाई है तो भैया जितने परमाणुओं ने भाग लिया था उतने ही परमाणु रहने वाले हैं, ना तो उनमें कोई कमी आएगी और ना ही तो उनमें कोई वृद्धि होगी, जितने थे उतने ही रहेंगे। बात आई समझ में? नहीं आई? जैसे कि किसी अभिक्रिया में 5+5 परमाणुओं ने भाग लिया, अभिक्रिया होने के बाद परमाणु कितने बचेंगे? 10 बनेंगे परमाणु, यानी कि 5 और 5 कितने हो गए भैया? 10। तो ऐसा नहीं होगा यहाँ 8 बन जाए, ऐसा भी नहीं होगा उधर 12 बन जाए। बात आई समझ में? नहीं आई? तो जितने परमाणु भाग ले रहे होंगे वो टोटल पूरे के पूरे ही रहेंगे, ना उनमें कोई कमी आएगी ना ही तो उनमें कोई वृद्धि होगी। ठीक है, अगली बात इन्होंने क्या बोली है, तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण समान होता है। समान का मतलब एक जैसा होगा। अब इस मार्कर की अगर हम बात करें, भैया ये पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है, तो हम इसको छोटे से छोटा टुकड़ा जो निकालेंगे वो भी प्लास्टिक ही तो होगा, ऐसा तो है नहीं लोहा निकलेगा इसमें से, सोना निकलेगा। जो सोना निकलता तो बड़े आदमी नहीं हो जाते यार हम, सोना निकलना नहीं है इसमें ना, सोना निकलेगा, टेंशन नहीं लेना। ठीक, इसको अगर तोड़ेंगे फोड़ेंगे कुछ भी करेंगे भैया निकलेगा प्लास्टिक ही। तो प्लास्टिक को कितना भी तोड़ दो प्लास्टिक का ही परमाणु निकलेगा, सोने को कितना भी तोड़ दो सोने का ही परमाणु निकलेगा, लोहे को कितना भी काटो लोहे का ही परमाणु निकलेगा। बात आई समझ में? नहीं आई? तो इसमें क्या बोला है, तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान, कोई भी तत्व होगा उसका जितने भी परमाणु होंगे वो सब एक जैसे होंगे, एक ही जैसे कणों से मिलकर एक तत्व बना होगा। क्लियर है? अब इससे अगली बात इन्होंने कुछ और बोली है भैया, वो भी पढ़ लेते हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण अलग अलग होता है। अलग अलग तत्वों का, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एक तो हमने हाइड्रोजन ले लिया, दूसरा हमने क्या ले लिया, हीलियम ले लिया, तीसरा हमने क्या ले लिया, सोडियम ले लिया। इन सब के परमाणु अलग अलग होंगे। ठीक है, इन सब के परमाणुओं का द्रव्यमान भी अलग अलग होगा, इन सब के रासायनिक गुण भी अलग अलग होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम ये नहीं लेते हैं, एक हम ले लें चीनी, एक ले लें नमक, एक कुछ और ले लेते हैं। अब ये नहीं समझना एच का मतलब चीनी होता है, फॉर एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए, ऐसा नहीं करना एच ई को सर जी ने नमक लिखा था, एच ई नमक कैसे होता है। तो इधर हम ले लेते हैं फिटकरी। ठीक है, एक तो हो गया चीनी, दूसरा हो गया नमक, तीसरा हो गया फिटकरी। अब चीनी के जो परमाणु होंगे उनका रासायनिक गुण अलग होगा, उनका द्रव्यमान अलग होगा। नमक का जो छोटा कण होगा भैया उसका टेस्ट अलग होगा, नमक नमकीन लगेगा, चीनी मीठी लगेगी, और फिटकरी बखटी टाइप की लगी थी, पता नहीं कैसी लगती है।
कभी खाई होगी जो, पता नहीं कैसी लगती है, फिलहाल उसका टेस्ट नहीं पता है हमको। फिलहाल लोग बताते हैं कि बकटी बकटी होती है, ठीक है। चीनी हो गया, नमक हो गया, फिटकरी हो गया। तो इन सब के रासायनिक गुण अलग अलग हैं। इन सब का परमाणु जो है, इन सब के परमाणुओं का भार भी अलग अलग होगा। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं, अलग अलग तत्वों के परमाणु पूर्ण संख्या के अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं। बात समझो, अलग अलग तत्वों के परमाणु आपस में मिलेंगे और यौगिक बनाएंगे, लेकिन उसके साथ इन्होंने एक बात और बोली है कि पूर्ण संख्या में। इस बात पे ध्यान देना है, किस बात पे? पूर्ण संख्या में मिलेंगे। काहे में मिलेंगे? पूर्ण संख्या में। इसका मतलब क्या है, अगर हमको जल बनाना है तो H2O क्या बन जाएगा? जल। ठीक है, H2+O बनाएंगे, ऐसे अभिक्रिया टाइप से अगर लिख दें इसको, H2+O क्या बन जाएगा? H2O। ये क्या हो गया? यौगिक। ये क्या है? हाइड्रोजन का एक अणु है या परमाणु है, जो भी मान लो। हाइड्रोजन के 2 परमाणु लिखो यहाँ पे, अणु मत लिखो, अभी अभी अणु नहीं समझाए हैं तुमको। ये 2 परमाणु हो गए, ये क्या है का हो गया, ये भी परमाणु हो गया, ये बन गया यौगिक। तो यहाँ पे देखो भैया 2 मिले हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 1/2 मिल जाए, 3/4 मिल जाए, आधा पौना सबाव कभी भी नहीं मिलेगा। पूरी संख्या में जाएगा, या तो 1 जाएगा या 2 जाएगा या 3 जाएगा। ऐसा नहीं होगा कभी आधा H2 चला, आधा H चला गया या आधा O चला गया, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब हम फिर से लिख दिया नोट्स में परमाणु क्या है। एक बार बता चुके हैं, फिर से पूछ रहा है परमाणु क्या है। आगे बढ़ो। परमाणु का आकार। अब अलग अलग हमने अभी देखा कि भैया अलग अलग तत्वों के परमाणुओं का आकार अलग अलग होता है। ठीक है, परमाणुओं के तत्व के परमाणुओं का आकार जो होता है वो अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग होता है। तो उसकी त्रिज्या भी भैया अलग अलग होगी, नहीं होगी? ठीक है, त्रिज्या तो समझते ही हो क्या है, मैथ में तुम लोगों ने पढ़ा होगा। इस केंद्र बिंदु से यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? कोई गोलाकार है, उसके केंद्र बिंदु से बाहरी पृष्ठ तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या, और इसको लिखते हैं R से। ठीक है, अब हम देखते हैं भैया, परमाणु आकार में बहुत छोटे होते हैं। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है, और 1 नैनोमीटर बराबर होता है किसके? 10⁻⁻9 के। और 1 मीटर बराबर होता है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ के, और 1 मीटर बराबर होता है 10⁻9 नैनोमीटर के। अब इसमें दिया हुआ है कुछ परमाणुओं के सापेक्ष आकार। इसमें दिया हुआ है हाइड्रोजन का परमाणु 10⁻10 मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, हाइड्रोजन के परमाणु की त्रिज्या काहे में दी हुई है? मीटर में। और ये जल का है, इसका भी मीटर में दिया हुआ है। हीमोग्लोबिन का भी मीटर में दिया हुआ है। रेत का भी मीटर में दिया हुआ है। चींटी का भी, चींटी का लिखने की जरूरत था। सेब का भी दिया हुआ है। सेब बढ़िया चीज़ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद करने वाली हैं, और इसकी सारणी आपकी बुक में दी हुई है। अगर आपके पास बुक है तो ले लीजिए, अन्यथा अगर आपके पास नहीं है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसके ऊपर आप कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। नोट्स आपको पूरी PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप सिर्फ चीज़ों को समझो। नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे, आराम से घर पे बैठ के पढ़ना, और उसके बाद बढ़िया से नोट्स बनाना अपने आप। ठीक है, अब उसके बाद है तत्वों के परमाणुओं के प्रतीक। प्रतीक का मतलब, हम ऐसे अगर हमको हाइड्रोजन लिखना है तो इतना बड़का बड़का हाइड्रोजन लिखने का ज़रूरत क्या है? ऐसे लिखेगा आदमी हाइड्रोजन, फिर लिखेगा हीलियम। तो इतना बड़ा बड़ा लिखने के बजाय हमने इनको जो है अंग्रेजी अक्षरों के हिसाब से हमने इनको प्रतीक दे दिए हैं। अंग्रेजी अक्षर की शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिख लेते हैं, उसी को हम बोलते हैं कि भैया ये परमाणुओं के प्रतीक हैं। जैसे हाइड्रोजन का H हो गया, हीलियम का He हो गया। ऐसे आगे जाओगे आवर्त सारणी में, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरान हो गया, और उसके बाद क्या हो जाएगा? कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ये धीरे धीरे करके सारे ही आपको मिल जाएंगे। अब पूरा ऑक्सीजन लिख के ज़रूरत नहीं है, सीधा O बना दो। नाइट्रोजन लिख के ज़रूरत नहीं है, सीधा N बना दो। कार्बन लिखने का ज़रूरत नहीं है, सीधा C बना दो। तो ये सारे प्रतीक आपकी बुक में दिए हुए हैं, इन सबको आप लोग लिस्ट से पढ़ लेना, अन्यथा आप जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना, आपको PDF सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, आप
जिसे एल्यूमिनियम को Al से लिखते हैं, आर्गन को Ar से लिखते हैं, बोरान को B से लिखते हैं, ठीक है, कैल्शियम को Ca से लिखते हैं, कार्बन को C से लिखते हैं। ये सब क्या है, प्रतीक हैं इनके। आवर्त सारणी, अगर पहली बात तो आप लोग आवर्त सारणी ले लो, अगर नहीं मिल रहा है तो मेरे व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट करो, मैं आवर्त सारणी का आपको पिक सेंड कर दूंगा। नहीं मिल रहा है तो उसके बाद आप मेरे इंस्टीट्यूट पे आ जाओ, हम आपको प्रिंट आउट निकाल के दे देंगे, आराम से आप लोग याद कर सकते हो। परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक परमाणु क्रमांक, एक परमाणु भार आपको याद ही होना चाहिए, और कम से कम 30 तक तो याद ही होना चाहिए, ठीक है। अगर 30 तक आपने आवर्त सारणी याद कर ली तो केमिस्ट्री आपकी लगभग 75% आपने खत्म कर दी है, ठीक है। अब इसके बाद है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, जो इसके ऊपर भार होगा वही परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। एक हो गया हीलियम का कितना होता है, 2 हीलियम 4 हो गया, 3 लिथियम 7 हो गया, 4 बेरिलियम 9 हो गया, 5 बोरान 10 हो गया, ऐसे ही 6 कार्बन 12 हो गया, 7 नाइट्रोजन 14 हो गया, 8 ऑक्सीजन 16 हो गया। जो ऊपर की ओर लिखते हैं हम लोग उसको, जैसे कि ऐसे क्लियर लिख के दिखा रहे हैं आपको, ये ऑक्सीजन है, परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु भार 16 है। ये 7 पे आपको मिल जाएगा नाइट्रोजन, परमाणु भार होगा 14। जो इस टाइप से लिखा हुआ नज़र आता है आपको वो होता है ऊपर की ओर भार, नीचे की ओर क्रमांक। और इसका एक वीडियो आवर्त सारणी का पड़ा हुआ है यूट्यूब पे ही, आप देख सकते हो। बहुत अच्छे से हमने परमाणु क्रमांक और परमाणु भार क्या पूरी आवर्त सारणी के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, उसके बारे में आप लोग जाके देख सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा मेन टॉपिक, परमाणु के बाद अणु, ठीक है। इसको मिटाते हैं और देखते हैं अणु क्या होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं अणु के बारे में। सबसे पहले हमने देखा था परमाणु के बारे में, अब हमको जानना है अणु के बारे में, अणु क्या होता है, ठीक है। परमाणु तो हमने देख लिया कि भैया छोटे से छोटा कण जो है जिसे पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता, उसी को हम लोग परमाणु कहते हैं। और यही परमाणु जो है मिलके बनाते हैं अणु। हम 3 जगह H बना रहे हैं और तीनों जगह इसका मतलब अलग अलग होगा। बस अगर हमने यहाँ पे लिख दिया है H2 और यहाँ पे हमने लिख दिया है H+, ठीक है, और ये खाली है, ठीक है। अब ये जो हो गया है हाइड्रोजन का अणु हो गया है। क्या हो गया है, हाइड्रोजन का एक अणु हो गया है। हाइड्रोजन का क्या है, एक अणु हो गया है। और ये क्या है, आयन है। क्या है, आयन है। और ये क्या है भैया, परमाणु है, जिसके बारे में आप पढ़ रहे थे। अगर उसके ऊपर प्लस या माइनस लगा हुआ है तो वो आयन है, अगर वो एक से अधिक संख्या में बैठा हुआ है तो वो क्या है भैया, अणु है। और एक भी अणु हो सकता है, इसके बारे में अभी हम आगे जस्ट पढ़ेंगे। लेकिन अधिकतर जो गैसें हैं, वो सभी द्विपरमाणुक होती हैं, यानी 2 परमाणुओं से मिलकर बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन हो गया, गैस है, नाइट्रोजन हो गया, गैस है। नाइट्रोजन कभी भी अकेला नहीं होगा, नाइट्रोजन क्या हो गया, गैस है। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कभी भी अकेला नहीं, O2 लिखा जाता है, ठीक है। तो O2 क्या है, गैस है। तो ये सारे क्या हैं, द्विपरमाणुक हैं। देखो 2 परमाणुओं से मिलकर बना है, ये भी 2 परमाणुओं से मिलकर बना है, नाइट्रोजन भी 2 परमाणुओं से मिलकर बना है। जो एक से अधिक परमाणु मिलेंगे उन्हीं को अणु बोलते हैं। बोल रहा है ऐसे कण जिनको अलग किया जा सकता है। देखो भैया 2 हैं, इनको हम अलग अलग कर देंगे, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इनको अलग अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनका जो है अभी पैचअप चल रहा है, ये दोनों रिलेशनशिप में हैं, इसके बाद इन दोनों को ऐसे पकड़ के अलग कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद ये स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकते हैं। इसका मतलब एक खचरा है दोनों, ठीक है, बात समझ रहे हो ना। दोनों अलग रह सकते हैं, लेकिन बातें ससुरा ऐसे करेगा हम तो हर बिना मर जाएंगे, लेकिन रह लेगा अकेला। देख लो वो बता रहा, हम नहीं बता रहे हैं। ये एक दूसरे से अलग होके रह लेंगे, जन्म जन्म का साथ नहीं है इन लोगों का, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन अलग अलग करके लिख सकते हैं, ये अपना अलग चला जाएगा, ये अलग चला जाएगा, ये एक दूसरे के बिना रह सकते हैं स्वतंत्र अवस्था में, ठीक है। लेकिन फ़ोन पे बढ़िया से बतियाता होगा एक दूसरे से, हम तुम्हारे बिना मर जाते तो वो बतियाता होगा हम इसके बिना मर जाते, ठीक है। तो इन सब बातों पे ध्यान नहीं देना है, बात आई समझ में, ठीक है। अब है ऐसे कण जिनको अलग किया जा सकता है तथा ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं।
एक ही तत्व के परमाणु अथवा अलग अलग तत्व के परमाणु परस्पर मिलकर अणु बनाते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, एक ही तत्व के परमाणु हैं, यहाँ भी एक ही तत्व के हैं, हाइड्रोजन के ही हैं, और यहाँ भी एक ही तत्व के परमाणु मिलकर क्या बना रहे हैं, अणु बना रहे हैं। कहाँ गो अणु, ये है, ये तो सोच रहा गलत खिंच गया चिचिन, इधर है। ये सब मिलके क्या बना रहा है, ये देखो एक ही परमाणु के हैं, दो मिल गए तो अणु बन गया, एक ही परमाणु के थे दो मिल गए तो अणु बन गया, एक ही परमाणु के थे दो मिल गए तो अणु बन गया। अब कहीं पे ऐसा होगा कि अलग अलग परमाणुओं के जो है, अलग अलग तत्व के परमाणु जो होंगे वो मिलकर आपस में एक अणु बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं H2O, तो जल का ये क्या है, एक अणु है, जल का अणु है। यहां पे क्या हो गया भैया, दो देखो हाइड्रोजन के हैं, ये अलग है ये अलग है, ये दूसरा अलग बिरादरी का है ये अलग बिरादरी का है, लेकिन इन लोगों ने मिलके क्या बना लिया है, एक अणु बना लिया है। इसी को हम बोलेंगे कि अलग अलग तत्व के परमाणु मिलकर भी अणु बना सकते हैं। क्लियर है। अब देखते हैं तत्वों के अणु। ठीक है, अब बोल रहा है किसी तत्व के अणु एक ही परमाणु द्वारा बने होते हैं, जैसे ऑक्सीजन अणु दो ऑक्सीजन परमाणुओं से बनता है, इसलिए इसे द्विपरमाणुक अणु कहते हैं। जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन को ही कहें भैया, हाइड्रोजन भी द्विपरमाणुक है, नाइट्रोजन भी द्विपरमाणुक है, ऑक्सीजन तो है ही द्विपरमाणुक। तो द्विपरमाणुक कौन है, जो एक ही जैसे परमाणु एक ही तत्व के परमाणुओं से मिलकर बन रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, द्विपरमाणुक है। क्लियर है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, अणुओं की परमाणुकता। परमाणुकता का मतलब कितने परमाणुक है, एक परमाणुक है, द्विपरमाणुक है या बहुपरमाणुक है। ठीक है, एक परमाणु का मतलब होगा एक ही तत्व के परमाणुओं से मिलकर बना होगा। ठीक है, दूसरा होगा द्विपरमाणु को अलग अलग तत्वों से मिलकर बना होगा, और एक ही तत्व के परमाणुओं से भी मिलकर बना हो सकता है। ठीक है, किसी अणु को बनाने में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर H2O हमने बनाया है, तो H2O कितने परमाणु है, दो हाइड्रोजन मिल रहे हैं, एक ऑक्सीजन मिल रहा है, तो यहाँ पे कितने परमाणु हो गए भैया, तीन परमाणु हो गए। क्लियर है। उन दोनों इनमें से जितने भी होंगे, इसके परमाणु देखना है इसके परमाणु देखना है, उन दोनों को जोड़ देंगे, वही क्या हो जाएगी, तत्व की परमाणुकता हो जाएगी। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल एक लिस्ट दी हुई है, इसमें देखो, अब इसमें दिया हुआ है अधातु, धातु, अधातु और उपधातु। इससे पहले के क्लास में बहुत अच्छे से समझाते थे। जो करंट जाने देगा धातु, जो करंट नहीं जाने देगा अधातु, और जो कबहू कबहू जान दी कबहू कबहू न जान दी, वो ससुरा कौन है, उपधातु। क्लियर है। अब हम अधातुओं के बारे में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्गन, आर्गन क्या है, अधातु है, एक परमाणु है। हीलियम क्या है, एक परमाणु है। ऑक्सीजन क्या है, द्विपरमाणु है। देखो आर्गन को हम लोग काहे से लिखते हैं, Ar से लिखते हैं, Ar2 लिखने की आवश्यकता नहीं है। हीलियम को देखो हम लोग He से लिखते हैं, 2He लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन जहां आया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ससुरा अकेला ना घूमेगा, ऑक्सीजन कहता हमको डर लगता है, दो चाहिए। तो ऑक्सीजन किसके साथ घूमेगा, अपना ससुरा एक्स और ऑक्सीजन का, तुम भी दूसरी साथ में चल, बहुत ठंड लग रहा है, तो ये साथ में घूमेगा। ठीक है, इसी को हम बोलेंगे द्विपरमाणुक। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कभी भी अकेला नहीं घूमेगा, ये भी कहेगा तो चल चल हमारे साथ चले। तो ये नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन भी कहेगा चल हमारे साथ चल, हमें बहुत डर लगता है, नाइट्रोजन हो गया। अब है क्लोरीन, क्लोरीन भी एक गैस है, तो ये भी क्या होता है, अकेली नहीं घूमेगी। क्लियर है। अब उसके बाद है फास्फोरस, फास्फोरस है चतुष्परमाणु, ससुरा ये सबसे खतरनाक है, ये बहुत डरपोक है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से अधातु लिख गया है मिस प्रिंटिंग में, यहाँ पे आप लोग धातु लिख लेना। धातु का मतलब सोडियम, सोडियम एक परमाणु होता है, आयरन भी एक परमाणु होता है, एल्यूमिनियम एक परमाणु होता है, और कॉपर भी एक परमाणु होता है। क्लियर है। एक परमाणु, द्विपरमाणु और कितने परमाणु, बहुपरमाणु। ठीक है। अब है यौगिकों के अणु। इसको मिटा देते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ हो गया है। तो अब बोल रहा है यौगिकों के अणु।
अलग अलग तत्वों के परमाणु एक समान अनुपात में जोड़कर अलग अलग होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये अलग तत्व का परमाणु है, ये अलग तत्व का परमाणु है, इन दोनों ने मिलके क्या बना लिया भैया, जल बना लिया है, H2O। ठीक है, अब ये यौगिक का अणु हो गया। अब इधर देखो Na और Cl मिलके बन जाएगा NaCl। बात आई समझ में, नहीं आई? ठीक है, अब बोल रहे हैं अलग अलग तत्वों के परमाणु एक समान अनुपात में जोड़कर यौगिकों के अणु बनाते हैं। किसके अणु बनाएंगे? यौगिकों के अणु बनाएंगे। जैसे यौगिक की भी एक लिस्ट है हमारे पास में, बिल्कुल बहुत बढ़िया सी। जल में क्या है देखो, H2 मिल गया है और O अकेला है, मिलके क्या बना लिया है, H2O बना लिया है। लेकिन इनका अनुपात तो भैया देखो, दो हाइड्रोजन मिलके इसके ऊपर एक ही तो होता है, एक के ऊपर एक भार होता है, और ऑक्सीजन के ऊपर कितना होता है, 16। ठीक है, तो इसको ऐसे काट देंगे, 2 एक कम 2, 2 अट्ठी 16, 1:8 का अनुपात रहेगा। हमने इससे पहले भी आपको बताया था, भले ही समंदर भर पानी हो लेकिन रहेगा 1:8 ही। ठीक है, दूसरी है NH3 यानी अमोनिया। अमोनिया को देख लो भैया, एक N है प्लस H3 है, मिलके क्या बना दिया है, NH3। अब नाइट्रोजन का कितना होता है, 14, और हाइड्रोजन का कितना होता है, 3। दूसरा विषम संख्या है, कटेगा ही नहीं, तो 14:3 या 3:14 जो भी आपको लिखना है लिख सकते हो। और दूसरी बात, एक और एग्जाम्पल ले लो, CO2 का, कार्बन डाई ऑक्साइड। CO2 को ही तो बोलते हैं भैया कार्बन डाई ऑक्साइड। इसमें अनुपात क्या है, कार्बन के ऊपर होता है 12, और इधर ऑक्सीजन कितना मिल रहा है, 16 दूना 32, 2 है, एक के ऊपर होता है 16, हैं कितने, 2, तो कितना हो गया, 32। अब इसको काट देगा, कितना निकल के आएगा, 4 8, 4 3 12, 8 चक्कू 32, कितना अनुपात आएगा, 3। अच्छा, 3 चक्कू 12 है, 3:8, 4 3 12 और 8 चक्कू 32। ठीक है, 3:8। क्लियर है? अनुपात तो आप लोग निकाल ही लोगे, इतने छोटे बच्चे थोड़ी ना हो। इसके बाद है संयोजकता, और इन्वर्टर भी गया है बोल, हमको लग रहा है, और लाइट भी है नहीं। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। इससे अगले क्लास में हम आपको संयोजकता के बारे में बता देंगे। जितना भी चैप्टर आपका बचा हुआ है वो पूरा कंप्लीट करवा देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।